हाँ लास्ट क्लास मैंने बताया था कि प्रेस ड्यू टू, मतलब बाहर का ऐसा। हाँ बोलिए। फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर का बढ़ जाएगा, अंदर का घट जाता है, और उसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस आता है। हाँ ड्यू टू लेस, मतलब इसको एग्जांपल मानकर चलो हाइपोक्सिक इंजरी, इंजरी है कैसा है, हाइपोक्सिया है, ठीक है। ऐसा। तो हाइपोक्सिया में क्या यस। होता है कि मैंने बताया था आपको ऐसा। एटीपी फॉर्मेशन लेस हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई हम्म, प्रॉपर नहीं है, यस। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एटीपी फॉर्मेशन बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, जो सोडियम आयन अंदर आए हैं उसको एक्सपेल आउट नहीं कर पाता है बाहर, जिसकी वजह से अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, वाटर को सक करता यस। चला जाएगा और ये वाटर एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम जानते ही हो। अभी क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी इसलिए एटीपी फॉर्मेशन कम होगा। अभी क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ही खराब होने लगा, तो अगर ऑक्सीजन दे भी दोगे तो हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाए, ठीक है। अगर यहाँ तक अगर आप इसको ऑक्सीजन सप्लाई दे देते हैं तो एक चांस है कि वो रिवर्ट बैक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उसमें हीलिंग हो जाए और नॉर्मल सेल की तरफ चला जाए। अगर यहाँ पे आपने नहीं रोका इंजरियस एजेंट को, यस। तब फाइनली सेल में क्या होंगे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर चेंजेस होंगे, बायोमोलिकुलर चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो एकदम कंफर्म कर देगा कि द सेल इज नॉट गोइंग टू रिटर्न बैक टू नॉर्मल, उसको मरना ही मरना है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या देख के बताते हैं, माइलिन फिगर्स, ठीक है, ब्लेब फॉर्मेशन। इसके अंदर ये जो रेड वाले हैं ना माइलिन फिगर्स हैं, और ये जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह का आउट पॉचिंग दिख रहा है वो ब्लेब्स हैं, ठीक है। और स्वेलिंग तो पहले भी हुआ था, यस। स्वेलिंग ऑफ यस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लॉस ऑफ राइबोसोम्स, स्वेल इन माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स रप्चर हो जाते हैं, उसके एंजाइम्स आ जाते हैं एंडोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में चेंजेस आ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यस। पिग्नोसिस, एरोलेक्सिस, ऐसी चीजें बोलते हैं। तो ये सारे चेंजेस जब दिखने यस। लगे, पार्टिकुलरली माइलिन फिगर्स और ब्लेब फॉर्मेशन, ये दो चीज अगर दिखने लगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप समझ लो कि सेल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में पहुंच गया है। अब इस अभी जिंदा है लेकिन इसका मरना तय है। तो फाइनली क्या होगा, फिर नेक्रोसिस हो जाएगा यस। और सेल डेथ हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाएगा। यस। यस। नेक्स्ट है थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो जैसे आप जानते हैं रेडॉल्फ विर्को पढ़ा होगा आपने यूजी में, ही फादर इज, ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी। हाँ यस ही इज सर। कॉल्ड एज फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी, ठीक है। रेडॉल्फ विर्को से यस सर। आपको ये समझना था कि जितने भी बॉडी में डिजीज हो रहे हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो रहे यस हैं, सर। किस लेवल पे हो रहे हैं, एट द सेलुलर लेवल, सेल लेवल पे हो रहे हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, लेकिन उस समय यस सर। उन्होंने ये सोचा था कि जितने भी चेंजेस होते हैं एट द लेवल ऑफ सेल, बहुत पुराना कंसेप्ट है यस सर। लेकिन बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसीलिए इनको फादर बोला गया है सेलुलर पैथोलॉजी का। और एक चीज ये भी जानो, कोई भी सेल लिव्स इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, हम भी और आप भी, हर कोई हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में है। मतलब आपका प्रकृति, हमारे प्रकृति जो आसपास का है वो हमें खत्म कर देना चाहता है, मिटा देना चाहता है। हम यस सर। मिटते इसलिए नहीं कि हम एनर्जी बना के खुद को मजबूत रखे हुए। इसी तरीके से यस सेल सर। है, तो इसका हॉस्टिलिटी कैसे है, कैसे खतरनाक है इसका, ऐसे खतरनाक है कि जो कैल्शियम आयंस होते हैं सेल के यस सर। बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर अबाउट 10,000 टाइम्स ज्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू इंट्रा सेलुलर कैल्शियम है। अंदर में कैल्शियम होना जरूरी है लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली यस सर। बाहर में बहुत ज्यादा कैल्शियम आयन। तो अगर आपका सेल मेम्ब्रेन में कुछ डैमेज होगा तो बाहर वाले सारे कैल्शियम अंदर आ जाएंगे, और जब कैल्शियम अंदर आ जाते हैं तो सेल के बहुत सारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो हर चीज को तोड़ने लगेगा। उसका भी देखोगे आप, ठीक है। क्यों बचे हुआ है सेल, फिर भी बचा हुआ है सेल, चारों तरफ खतरनाक चीजें हैं फिर भी बचा हुआ है। इट इज ड्यू टू इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिव परमेबिलिटी उसको दे रहा है पोटेंशियल सेल को, इसकी वजह से वो बचा हुआ है। उसको पता है कि मुझे किसे आने देना है और कितना आने देना है, ठीक है। यस सर। और इसी चीज को जो बॉडी सेल हैंडल करता रहता है, आपका शरीर भी हैंडल करता रहता है कि मुझे खत्म नहीं होना है, मुझे बच के रहना है। एक उसी को हम लोग बोलते हैं होमियोस्टेसिस, मेंटेनिंग यस सर। द इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का, उसी को बोलते हैं होमियोस्टेसिस। मगर स्ट्रेस अगर उससे ज्यादा हो जाए, उस यस सर। उस लेवल से ज्यादा हो जाए तो शरीर एडेप्टेशन में जाता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है।
एडॉप्टेशन में जाके वो स्टेडी स्टेट को अपने हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करता है। एडॉप्टेशन में भी उसका हेल्थ मेंटेन रहता है, हर चीज अपना प्रॉपर काम करता ही रहता है। लेकिन अगर एडॉप्टेशन से बढ़ जाएगा तो फाइनली उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस होंगे, जो पहले रिवर्सिबल होगा और फिर रिवर्सिबल होगा और फाइनली डेथ हो जाएगा। ठीक है, इस स्लाइड में आप ये देख रहे हो, ये नॉर्मल सेल जो है, मैं कह रहा था एडॉप्टेशन होता है। जब इंजीरियस एजेंट जाता है तो एडॉप्टेशन होता है। एडॉप्टेशन किस रूप में होगा? एक Yes. नॉर्मल सेल जब एडॉप्ट होता है तो इट कैन एडॉप्ट इन द फॉर्म ऑफ एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, डिस्प्लेसिया या मेटाप्लेसिया। ठीक है, एट्रोफी मतलब उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, हाइपरट्रोफी मतलब बड़ा हो जाएगा, हाइपरप्लेसिया मतलब उसका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, Number of that. हाँ, डिस्प्लेसिया का मतलब होता है ओरिएंटेशन चेंज हो जाना, और मेटाप्लेसिया का मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जैसे अभी ये सब कैसे है कि वाइटल टाइप के हैं, इस सेल का देखिए स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यही मेटाप्लेसिया ट्रांसफॉर्मेशन। मगर इस किसी भी कंडीशन में सेल अपना फंक्शन करता रहता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस दिख रहे हैं लेकिन फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आता। इसी को हम लोग बोलते हैं एडॉप्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एडॉप्टेशन, फिर रिवर्सिबल इंजरी, फिर इवर्सिबल इंजरी एंड फाइनली नेक्रोसिस। इसमें फिर वही दिखा रहा हूँ मैं, एकदम याद रखिए। सेल इंजरी नॉर्मल सेल है, उसमें सेल इंजरी होगा, रिवर्सिबल हो सकता है, वापस जा सकता है, एडॉप्टेशन हो सकता है, ज्यादा बढ़ेगा, सेल इंजरी हो जाएगा, इरिवर्सिबल होगा तो सेल डेथ हो जाएगा या एपोप्टोसिस हो जाएगा। Apoptosis. अब सेल इंजरी के लिए क्या क्या हो सकता है? इटियोलॉजी, इट कैन बी हाइपोक्सिया, सम फिजिकल एजेंट, chemical agent, infectious agent, immunological reactions, nutritional imbalances and genetic defects। ये जानते होंगे आप, पढ़े होंगे। Yes, sir. हम लोग बेसिकली सेल इंजरी की ये सब काउजेज हैं, वही बातें हैं, इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, बाकी बातें वही हैं। अब ये है कि अब इतने सारे में ये हैं इटियोलॉजी, इतने सारे इटियोलॉजी है, 1 2 3 4 मैंने 7 लिख रखा है। ठीक है, अब किससे कैसा होगा, सब कुछ न कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉमन होते हैं। कोई भी इटियोलॉजी हो तो उसका मैकेनिज्म एकदम कॉमन जो मैकेनिज्म है, कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन होता है। जैसा जैसे वो भी चेंज कहाँ पे शुरू होगा? सबसे पहले ऑर्गन लेवल पे दिखना शुरू होगा। ऑर्गन लेवल पे होगा तो खाली आंख से भी देख सकते हो, टिश्यू लेवल पे होगा खाली आंख से भी देख सकते हो, यानी लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं। उसके और नीचे चले जाओगे तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, और नीचे चले जाओगे तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। तो मैंने बताया कि जब चेंज शुरू होता है सेल में तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेवल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोपिक लेवल और फाइनली ग्रॉस चेंजेस हम लोग देखते हैं। तो चेंज का शुरुआत होगा, सेल में चेंज का शुरुआत होगा एट द मॉलिक्यूलर लेवल। उसको अगर आप देखना चाहेंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्टडी। उससे बढ़ गया अगर तो लाइट माइक्रोस्कोपी, जो हम लोगों के डिपार्टमेंट में देख सकते हैं। उससे भी ज्यादा हो गया तो खाली आंख से देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रॉस लीजन्स। ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरी बात हो गई कि जो सेल रिस्पॉन्स करेगा, जैसा रिस्पॉन्स करेगा, वो कौन डिसाइड करता है कि एक सेल किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा? तो ये दोनों चीज ही डिसाइड करते हैं, सेल खुद भी और जो स्टिमुलस उसको मिला है, जो इंजरी मिला है वो भी। Yes, sir. सेल का क्या? सेल का टाइप, सेल का स्टेटस, सेल का एडोप्टेबिलिटी, सेल का जेनेटिक मेकअप, ये सेल का प्रॉपर्टी हो गया। और जो इरिटेंट हुआ, जो इंजरी हुआ, उसका प्रॉपर्टी क्या हो गया? वो किस तरह की इंजरी, फिजिकल है, केमिकल है, उसका ड्यूरेशन कितना है, कितने देर तक बॉडी के साथ है, वो कितना पोटेंट है, उसका सिविरिटी कितना है। ठीक है, अब चाहे जो भी हो, जैसा भी एजेंट हो, जैसा भी सेल हो, Yes, sir. सेल का 4 सिस्टम को अटैक करता है। कोई भी इंजूरियस एजेंट बॉडी सेल के 4 सिस्टम को अटैक करता है कौन? सबसे पहला चीज है इंटीग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करना चाहता है। दूसरा, जो एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है उसको कम करेगा। तीसरा, जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, उसको भी कम करेगा। और चौथा, डीएनए आरएनए जो सेल का है उसको तोड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, Oh, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को डिस्टर्ब करेगा, एंजाइम्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन का बनना कम करेगा, और फाइनली डीएनए आरएनए को तोड़ेगा। ये 4 ऐसे सिस्टम है जिसको कोई भी इंजूरियस एजेंट अटैक करता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए
अटैक जब होगा तो क्या होगा, एटीपी डिप्लेशन, एटीपी फॉर्मेशन होना कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का यूटिलिटी सेल का कम हो जाएगा, लॉस ऑफ कैल्शियम होमोस्टेसिस हो जाएगा, मतलब कैल्शियम जो बाहर थे अब अंदर आने शुरू हो जाएंगे। अब जब कैल्शियम अंदर आ जाता है तो याद रखिएगा 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। नंबर 1 इज फॉस्फोलाइपेज, तो नाम से ही लग रहा है कि ऐसा एंजाइम है जो फॉस्फोलिपिड को ब्रेक करता है। और फॉस्फोलिपिड सेल में कहाँ मिलते हैं, सेल मेम्ब्रेन में। तो अगर सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड टूट जाए तो सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगा। मेम्ब्रेन्स पे, यस सर। हाँ, और प्रोटीजेस टूट जाए, प्रोटीजेस मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। तो सेल का कोई प्रोटीन हो, स्ट्रक्चर प्रोटीन हो, एंजाइमेटिक प्रोटीन हो, कैसा भी प्रोटीन हो, उसको ब्रेक डाउन कर देगा। एटीपेजेस ये ऐसे एंजाइम्स है जो एटीपी पंप का काम कर रहा है, ठीक है, एटीपी के यूज कर रहा है डिफरेंट वर्क के लिए, उसको डैमेज कर देगा। इंडोन्यूक्लियसेस यानी कि डीएनए आरएनए जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसको तोड़ने का क्षमता है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का क्षमता है। और क्या चेंजेस लाता है, डिफेक्ट्स इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड फाइनली माइटोकॉन्ड्रियल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डैमेज। तो ये सारे चेंजेस आएंगे। इस डायग्राम में देखो कैल्शियम का रोल दिखा रहा है, कह रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन कम होता है। लेकिन इन द अंडर द इफेक्ट ऑफ सम इंजूरियस एजेंट कैल्शियम आयन अंदर आ गया इंट्रासेलुलर, तो साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ गया, ठीक है। और आपको ये भी शायद पता हो कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इंट्रासेलुलर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन है। जैसे कि लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम सिर्फ एटीपी फॉर्मेशन नहीं है, उसके अंदर में कैल्शियम ट्रैप्ड रहता है, जरूरत के हिसाब से निकलता है, वो तो नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन अगर बाहर का कैल्शियम बहुत ज्यादा अंदर आ गया और माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन डैमेज हुआ है उससे भी कैल्शियम आ गया, तो कुल मिला के साइटोप्लाज्म का कैल्शियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये एंजाइम जो मैं आपसे कह रहा था, फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीजेस, इंडोन्यूक्लियस, एटीपेज, ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, न्यूक्लियस को डैमेज करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करेगा, और कम एटीपी बनेगा, धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाएंगे, सेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इंजरी को पढ़ते जब हैं हम लोग, तो मैंने कहा कि 7 तरीके से हो सकता है। अब आप किससे किससे पढ़ोगे और कितना पढ़ोगे, तो क्या किया है गया है कि 2 इंजरी को हम लोग टिपिकल मान के उसको स्टडी करते हैं। एक है ड्यू टू ऑक्सीजन, लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, कोई ऑक्सीडेंट फॉर्मेशन हो रहा है। उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, हाँ बोलिए, हेलो, हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि हाइपोक्सिक इंजरी होगा और ऑक्सीडेंट का इंजरी होगा, ठीक है। तो हम लोग आज बातें करेंगे हाइपोक्सिक इंजरी का, बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब लेस सप्लाई होगा ऑक्सीजन का तो सेल का क्या इफेक्ट होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी फॉर्मेशन कम होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप कम काम करेगा, इसके वजह से इंट्रासेलुलर सोडियम आयन बढ़ जाएंगे। इसमें आप ये देखो, ठीक है, ये इधर का जो एरिया है नीचे वाला वो साइटोप्लाज्म का एरिया, जो ऊपर का जो एरिया है वो सेल के बाहर का एरिया है, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम आयन ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम आयन कम होता है। लेकिन अगर एटीपी फॉर्मेशन कम होगा तो ये सोडियम आयन अंदर चले आते हैं और अंदर का पोटेशियम आयन बाहर नहीं जा पाता है, ठीक है, ठीक। इसको भी आपने जेल बिगाड़ वाले बुक में देखा होगा, ड्यू टू इस्चीमिया। हाइपोक्सिया और इस्चीमिया में डिफरेंस है, कोई बता सकते हो क्या है अंतर? इस्चीमिया इज अ डिफरेंट टर्म और हाइपोक्सिया इज अ डिफरेंट टर्म, क्या है अंतर? हाइपोक्सिया सर ऑक्सीजन का कमी है, इस्केमिया सप्लाई ऑफ ये ब्लड का कमी है। हाँ, तो बेसिक डिफरेंस ये हुआ, हाँ बेसिक डिफरेंस ये हुआ, ठीक बोल रहे हो। बेसिक डिफरेंस ये हुआ कि इन हाइपोक्सिया सेल की कमी क्या होगी, सिर्फ ऑक्सीजन का, ठीक है। इस्चीमिया में अदर देन ऑक्सीजन जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब कम हो जाएगा, जो भी जरूरत का चीज सेल ब्लड जो कैरी करता है सारे ही कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइपोक्सिया पार्ट है इस्चीमिया, इस्चीमिया बड़ा ब्रॉड है जिसमें सब कुछ कम हो जाएगा, हाइपोक्सिया में सिर्फ ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यूजी पीजी लेवल पे थोड़ी थोड़ी बातें जाननी चाहिए। तो ड्यू टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई माइटोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होगा, एटीपी फॉर्मेशन कम हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, ड्यू टू डिक्रीज्ड एटीपी फॉर्मेशन, ड्यू टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सेल क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ चला जाएगा। आप जानते हो कि जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो सेल के पास एक प्रॉपर्टी है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें लेस एटीपी मतलब नेट गेन 2 एटीपी का होता है,
उस रास्ते चला जाएगा वो, ठीक है। तो कम एटीपी फॉर्मेशन होगा, प्लस इसका जो बाई प्रोडक्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन का वो है लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड मतलब एसिड, तो ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक एसिडोसिस पीएच कम हो जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि जो भी सेल है, प्रोटीन है, जितने भी एंजाइम्स है, बॉडी है, हर चीज एक खास पीएच पे ही काम करता है। तो अगर जैसे ही एसिडोसिस होगा तो न्यूक्लियर मटेरियल में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, उसके जितने प्रोटीन्स है सब में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा बात ये हो गया कि ड्यू टू डिक्रीज्ड एटीपी सप्लाई, सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि सोडियम आयन बहुत ज्यादा अंदर हो जाएंगे, पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा बाहर चला जाएगा, और फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। इट विल लीड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग, ओवरऑल सेल का स्वेलिंग, ब्लेब फॉर्मेशन, माइलिन फिगर्स। इसके साथ साथ ये भी होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है, वो डिटैच होकर अलग हो जाता है। अलग हो जाएंगे इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस भी बहुत कम हो जाएगा। तो हर तरफ से सेल बहुत ही एडवर्स कंडीशन में चला जाता है ड्यू टू लेस ऑक्सीजन सप्लाई। इस डायग्राम में ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। ये जो लेफ्ट अपर वाला है, यहाँ पे देखिए ब्लेब फॉर्मेशन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आप ऐसे देख रहे हो कि प्याज के छिलके की तरह लाइनिंग है, तो इसकी इसी को बोलते हैं माइलिन फिगर्स, ठीक है। ऑनियन पील की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर यही दिखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखेंगे। तो ये है माइलिन फिगर्स और ये है ब्लेब फॉर्मेशन। माइलिन फिगर किसी भी मेम्ब्रेन में बनेगा, सेल मेम्ब्रेन हो, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, कहीं भी बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज इस डायग्राम में आप देखिए, ये सब क्या हो रहा है, ये सब माइलिन फिगर्स है। प्याज के छिलके की तरह आपको लेयर बाय लेयर दिख रहा है डिफरेंट ऑर्गेनल्स का। एक्सट्रीम केस ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। इसमें फिर सारे वही कहानी है, इसको आप जानते हो, एक बार देख लेना। इसमें अभी तक मैंने जितने बातें किया सबका एक समराइज फॉर्म है, ठीक है। इसमें कैल्शियम से रिलेटेड भी बातें हैं और एटीपी से रिलेटेड भी बातें हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। सिंपल है, जितना मैंने डिस्कस किया है उसी का समरी है। अब रिगार्डिंग न्यूक्लियर चेंजेस, आप जानते हो, सिंपल है, पढ़ा है आपने एजी में। जब सेल के न्यूक्लियस में जब चेंजेस शुरू होते हैं तो सबसे पहले न्यूक्लियस बिकम वेरी कंडेंस। जब स्टेन करेंगे तो वो डेंस स्टेन लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं पिक्नोसिस, ठीक है। अगला स्टेप में क्या होगा कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल्स है वो ब्रेक होना शुरू होता है। ब्रेक को टेक्निकली बोलते हैं रेक्सिस, और न्यूक्लियस को बोलते हैं कैरियो। इसका मतलब कैरियो रेक्सिस होगा। और उसके अगले स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियस बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएंगे, कुछ दिखेगा ही नहीं, लाइज्ड हो जाएंगे, इसीलिए बोलते हैं कैरियो लाइसिस, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे, नई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही है। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो, आपको गाइड करना है ना, इसलिए मैं आपको छोड़ दूंगा 5 मिनट में। कुछ डाउट्स है तो उसको क्लियर कर लीजिए।